तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए 40 नंबर का जो आपका अर्थशास्त्र है और उसका टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा लेकर आ रहा हूँ। साथियों, मैं ये इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका 40 नंबर का मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ हर सब्जेक्ट का, सोशल साइंस का, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या अर्थशास्त्र हो। ये जो है आपका अगर सब्जेक्ट है तो उसमें तो काम देगा ही देगा, उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और 6 से लेकर 12 तक के सारे साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही कुछ ऐसा है कि ये सबके लिए अच्छा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा जो 6 से लेकर 12 तक के सारे साथियों का होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस तथा करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग रहेंगे, उसके लिए भी उपयोगी है। क्योंकि उसमें आपका चार जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट होगा ऑलरेडी यहीं से कवर हो जाएगा। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका जो है इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। बाकी साइंस मैं करा ही रहा हूँ और बहुत जल्दी जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी करा ही दूंगा। हालांकि वो चल रहा है ऑलरेडी, 9th 10th का भी चला ही रहा हूँ। साथ ही साथ करंट अफेयर का 1-2 सेशन लेकर आऊँगा और आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर को पढ़ना कैसे है। ठीक है, करंट अफेयर जो है बहुत, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, और मैथ्स, रीजनिंग का अगर आप बीएड हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको बेसिक नॉलेज होगा ही। ठीक है, तो हालांकि उसका भी मैं करवा दूंगा। तो 40 नंबर का आपका कॉमन पेपर का भी तैयारी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका रिलेटिव सब्जेक्ट का जो है तैयारी तो हो ही रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका अर्थशास्त्र का पहला जो है एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण को जो है इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका जो रियल मीनिंग है विश्व अर्थव्यवस्था में जो है समन्वय होता है। ठीक है, अब इसको हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए, अभी जो है ग्लोबल दुनिया हो चुकी है और इकोनॉमिक्स जो है पूरा दुनिया जो है मिलके एक दूसरे को चला रही है। आप कहिएगा कि हम जो है अमेरिका है तो हमारे के बिना जो है अगर क्या कहते हैं हम अकेले जो है ज़िंदगी जी लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, जी लीजिएगा, लेकिन जो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं उससे बहुत टफ हो जाएगा आपके। जैसे भारत का ही ले लीजिए। भारत क्या है, तो खाद्यान्न वगैरह का उत्पादन तो ठीक ठाक कर ही लेता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अपना जो है भारत का हाथ ढीला है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा से छोटा मोबाइल भी क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, आयात करवाते हैं। टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है चाइना पे, अमेरिका पे, फ्रांस पे, ये सब पे जो है आश्रित है। और भी बहुत चीज़, जैसे खादान में भी पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए। वहीं सऊदी अरब में चले जाइए तो वो जो है पानी पे आश्रित है दूसरे देश के लिए। ठीक है, दूसरे देश से पानी पे आश्रित है। तो ये जो पूरा विश्व में जो आपका अर्थव्यवस्था है सब एक दूसरे पे आश्रित है। जैसे आपका काला नमक ही ले लीजिए, सेंधा नमक जो है पाकिस्तान से आता है, भारत का ही। हम लोग ही बहुत कुछ जो है वहाँ पाकिस्तान भेजते हैं। तो हम लोग भले ही बॉर्डर का युद्ध जो है लड़ सकते हैं, ठीक है, सीमा का युद्ध लड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में अर्थव्यवस्था में सब एक दूसरे से जुड़ा ही है और इसको चाह के भी आप तोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि अब देखिएगा, जब भी युद्ध होता है तो डायरेक्ट युद्ध नहीं होता। अब जो है इकोनॉमिक युद्ध चल रहा है कि अगर किसी देश से युद्ध चल रहा है तो ठीक क्या करना है कि वहाँ से व्यापार ही बंद कर दो। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, कि विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग क्या है। मुख्य अंग है, कितने अंग है, कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग है, तो कितने अंग है, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक होता है मुक्त प्रवाह पर बल या व्यापार अवरोधों में कमी करना। दूसरा है पूंजी का मुक्त प्रवाह। तीसरा है प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। और चौथा है आपका श्रम एवं मानव संसाधनों में मुक्त गतिशीलता। मैं फिर से बोल देता हूँ, मुक्त प्रवाह पर बल, मुक्त प्रवाह पर बल है। ठीक है, हालांकि आपसे ये पूछा नहीं जाएगा इतना। मुक्त प्रवाह पर बल ये पहला है आपका। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा है पूंजी का मुक्त प्रवाह। दूसरा है पूंजी का मुक्त प्रवाह। ठीक है, पूंजी का मुक्त प्रवाह।
तीसरा आपको पता होना चाहिए क्या है, तो तीसरा है आपका प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। ठीक है, एक है पूंजी का मुक्त प्रवाह और दूसरा है आपका प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, और चौथा है आपका श्रम एवं मानव संसाधनों में मुक्त गतिशीलता। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है, नोकिया भी। आपको पता होना चाहिए एक नोकिया का मोबाइल बनता है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बनता है केवल वहीं पर सीमित है, वो पूरे विश्व में जाता है। ठीक है, और हर देश की इकोनॉमी के हिसाब से वहाँ वो जाता है उस रुपये पे, और बाकी जो है सरकार उसको वहाँ अपना बेचती है। जैसे सिंपल मोबाइल का ही ले लीजिए, 90% जो भी इंडिया में मोबाइल चल रहा है कहाँ, चाइनीज़ है। चाइनीज़ रहता है, नहीं तो कोरियन रहता है, नहीं तो हम लोग आईफोन का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अमेरिकन है। ठीक है, तो और बाकी जो आपको पता ही होगा जो भी है, गाड़ी वगैरह में भी वैसा ही है। चलिए आगे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1995 में। गैट था, देखिए सबसे पहले गैट की स्थापना हुई थी 1947 में। क्या हुआ था, गैट की स्थापना हुई थी। ये जो है आपको गैट की स्थापना जो है 1947 में हुई थी। कब, 1947 में, जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 1995 में जो है यही गैट जो है क्या हुआ, WTO में चेंज हो गया। WTO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जगह। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ कब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2005 में। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको घोट जाइएगा रट के। गलती से भी खाली 2005 नहीं याद कीजिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा कि किस महीने में हुआ था, अक्टूबर में। क्योंकि भारत में सूचना का अधिकार का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको इसी को RTI बोलते हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब आपका जो है अधिकार है, जानने का अधिकार है। जैसे कोई भी चीज़ होता है आप RTI कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी BPSC 7th फेज का एग्ज़ाम हो गया है, अब BPSC आपका जो 8th फेज का एग्ज़ाम आएगा, या BPSC ट्री 2.0 का आएगा, तो आप जो है BPSC को मेल करके ये जान सकते हैं कि जो है आपके सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, चाहे 6 to 8 में, चाहे 9th 10th में, या 11 12 में। तो यही आपका क्या RTI है, इसको कहते हैं। जैसे सरकार के पास कोई डाटा है तो आप RTI करिएगा, तो सरकार को जो है ये मजबूरी होता है कि वो जनता को बताए, और ये हक भी है। ठीक है, जनता को जानने का। आगे करा कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिला आयोग में। ठीक है, 1 करोड़ रुपया से कम होता है तो उसको कहाँ पे शिकायत करना पड़ता है, तो जिला आयोग में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों से, अब भौतिक संसाधनों से, और मानवीय संसाधनों से, तीनों से होता है अर्थव्यवस्था। ये तीनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो अर्थव्यवस्था के आपके जो है 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्थाओं में जो है आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र आता है, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अर्थव्यवस्था जो 3 तरीके से चल रहा है, एक तो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम आता है, इसमें क्या आ गया आपका जिसको हम थोड़ा जो है अभी समाज में इग्नोर किया जाता है, वो सब काम मोटा मोटी इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वन एवं खनन। हालांकि पूरा देश जो है कहिएगा तो बेसिक चीज़ यही है, बिना खेती के आप कितना भी कमा लीजिए, चाहे वो आप क्या कहते हैं बड़े बड़े कंपनी मिनी रत्ना नवरत्ना में कमा लीजिए, अगर पता चला कि कल 200 रुपये जो है आलू हो गया तो आपका सब जो है कमाया हुआ धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाता है, तो उद्योग धंधा आ जाता है, क्या आ जाता है, इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र में आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया,
ये सब हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जितना भी आपका जो है विकसित कंट्री होता है, जो डेवलप्ड हो चुका है, जैसे हमारा देश अभी क्या है, डेवलप्ड नहीं, हम लोग डेवलपिंग है, मतलब हम लोग जो है विकास की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी विकसित हुए नहीं हैं। तो जहाँ पे विकास हो चुका है, जैसे अमेरिका जैसा कंट्री है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो वहाँ पे जो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि भारत में भी अभी तृतीयक क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, तो प्रति व्यक्ति है। किसी देश का आर्थिक विकास अगर आपको पता करना है तो इसका जो है वहाँ का प्रति व्यक्ति है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। उसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस देश का जो है इकोनॉमिक कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि जो है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, ठीक है। आगे कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में जितने भी इकोनॉमिक्स है, उसके जो है बड़े बड़े इकोनॉमिक्स जो है उसके बुक वगैरह का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किन्स का है, ठीक है। और ये बहुत पूछा जाता है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, तो किन्स है, जीएम किन्स इसका हालांकि पूरा नाम था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में जो है सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापा जाता है कैसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति में ध्यान रखिएगा, जिस देश में मुद्रास्फीति आता है, इन्फ्लेशन आता है, उस देश के जो है मुद्रा का वैल्यू जो है गिर जाता है, करेंसी का वैल्यू जो है गिर जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन बनी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति जो है भट्टाचार्य बनी थी। एसबीआई के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत का एक तरह की तरीके से कह सकते हैं मोटा मोटी सबसे बड़ा जो है कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका स्थापना 1955 में हुआ था। कब हुआ था ये पूछा जाता है बहुत, इसको ध्यान रखिएगा। 1955 में हुआ था एसबीआई का, और आपका आरबीआई का कब हुआ था, तो 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, मूर्ख दिवस पर, ठीक है। अभी वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास। जब से मोदी जी आए तब से यही बाबा बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। शक्तिकांत दास है, इससे पहले कौन थे, तो उर्जित पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है, एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन जो है किसका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन्स का है। और एक बात चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बहुत पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ठीक है, मॉडर्न जो है फादर कौन है, तो ये है आपके एडम स्मिथ, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका एडम स्मिथ। और इसके पुस्तक का नाम है एक, अरे मिस्टेक, रुकिए, ये एडम स्मिथ है, ठीक है, एडम स्मिथ। और ये जो है आपका और ये इसका जो बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, किसी राष्ट्र का जो है धन दौलत, उसके बारे में, वेल्थ ऑफ नेशन जो है इसके पुस्तक का नाम है। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए
आगे कह रहा है कि अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान भी है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी के साथ साथ, यथार्थ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जो एकदम फैक्चुअल चीज़ हो। जैसे आप मान के चलिए आपका नेचर गुस्सैला है, तो आप यथार्थ में गुस्सैला है, कोई बोलेगा नहीं, वो वास्तव में जो गुस्सा है, रियल में गुस्से करने वाला आदमी, जैसे कोई नॉर्मल नेचर का आदमी होता है, ठीक है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है कि नहीं वो बहुत गुस्सा करता है। झूठ फूस लपेटना उसको यथार्थ नहीं कहते। यथार्थ का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा ही प्रकट करना। तो कह रहा है कि अर्थशास्त्र जो है यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है। आप देखिए, आदर्शवादी में वही आ गया, घूमा क्या हुआ, लिपापोती कर दीजिए तो आदर्श हो जाता है कोई भी चीज़। हालांकि दुनिया में आदर्श नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आदर्श एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो है बहुत सारा जम्पशन माना जाता है, उसके बाद उसको आदर्श बनाया जाता है। आप साइंस पढ़िएगा तो कोई भी चीज़ आइडियल बनाने से पहले जो है साइंटिस्ट दो चार एजम्पशन कर लेता है, ठीक है, अपना जो है अपना विचार रख लेता है कि ये अगर ऐसा हो, ये अगर ऐसा हो, ये कंडीशन फॉलो करे तो ये हो गया, ठीक है। तो यही है कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ एक आदर्शवादी विज्ञान है। इस विचार को मानने वाले कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, ठीक है, कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई से होता है। देखिए दो इकोनॉमिक्स होता है, एक होता है आपका माइक्रो, ठीक है, एक होता है मैक्रो। माइक्रो जो हो गया ना, माइक्रो, इसी को बोलते हैं सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म। और ये मैक्रो जो हो गया, ये हो गया बड़ा लेवल पे हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए डिटेल में। देखिए जैसे आप जो है कोई दुकान बनाए, ठीक है, दुकान का जो आपका व्यवस्था हो गया, चाहे मान के चलिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, मान के चलिए अभी अलग पांडे सर का जो है आपका PW बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्या है वो, आप कोई 8,000 करोड़ का कंपनी भले ही, लेकिन वो क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ये नहीं कि 8,000 करोड़ का कंपनी है तो क्या हो गया, मैक्रो हो गया, नहीं। जैसे मान के चलिए आपका जो है आपके शहर में कोई बहुत बड़ा होटल हो गया, तो उसका जो है पैसा का लेखा जोखा एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन भारत का बजट आएगा, किसी राज्य का बजट आएगा, ठीक है, मान के चलिए भारत में कोई काम हो रहा है, प्रोजेक्ट आया, तो वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म, मैक्रो मतलब उसका बड़ा रूप, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो यही कहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे, तो व्यक्तिगत इकाई से। जैसे अलग पांडे का है तो उसका अपना पर्सनल इकाई है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। आपका होटल खुल रहा था, आपका पर्सनल होगा। लेकिन जब मैक्रो लेवल पे आएगा, बड़ा लेवल पे आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात होगा, तो पूरे देश का बात होगा, राज्य के इकोनॉमी का बात होगा, बड़े लेवल की इकोनॉमी का बात होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए है, बड़े या संपूर्ण से। देखिए मैं यही बताना चाह रहा था, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो मैक्रो बोलते हैं। तो इसी को मैं समझा रहा था कि जो बड़े या व्यापक, व्यापक मतलब बहुत बड़ा लेवल पर होता है, तो उस अर्थव्यवस्था का क्या संबंध होता है, बड़े या संपूर्ण रूप से, ठीक है। बड़ा का मतलब जैसे राज्य का अर्थव्यवस्था हो, पूरे देश का अर्थव्यवस्था हो, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स हो, तो ये सब क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, व्यापक अर्थशास्त्र में आता है। आगे कह रहा है कि मार्शल ने प्रस्तुत की है, क्या प्रस्तुत की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों की व्याख्या। जैसे आपका हो गया व्यापक अर्थशास्त्र की व्याख्या, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ जो है फर्म के संतुलन की व्याख्या भी जो है उन्होंने बताया है। आगे कह रहा है कि किन्स ने व्याख्या की है, किसकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। और मैं खास कर बोल रहा हूँ कि आप लोग का जो है 99% लड़कों का जो है मुझे पता है इकोनॉमिक्स कमज़ोर होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि उस पर आप लोग ध्यान देते नहीं है, ठीक है। हालांकि 9th 10th का जिनका इकोनॉमिक्स बढ़िया होगा उसका जो है इकोनॉमिक्स ठीक रहता है, बेसिक, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है दुर्भाग्य से ज़्यादातर लड़कों का खराब ही रहता है। तो इकोनॉमिक्स को आप बस ध्यान ध्यान दीजिएगा, हमारा सेशन देखते देखते आपका इकोनॉमिक्स जो अच्छा हो जाएगा।
तो कह रहा कि किन्स ने व्याख्या की थी। किन्स क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक अर्थशास्त्री है, ठीक है। उसने अब व्याख्या की थी किसके बारे में, तो ये आय तथा रोजगार के बारे में, ठीक है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनकम मतलब आय होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार हो गया। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे ये। ज़्यादातर तो उधर से ही आते हैं, ठीक है। यूरोपियन वगैरह का ही आपको साइंटिस्ट मिलेगा, अर्थशास्त्री मिलेगा, हर चीज़ वही यूरोप अमेरिका। आगे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कैसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी डी हो जाएगा, विकासोन्मुख। इसको क्या बोलते हैं, डेवलपिंग। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेवलपिंग, डेवलपिंग, ठीक है। और एक और वर्ड आता है, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है, विकासशील। ये होता है विकासशील। विकासशील का मतलब होता है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली को ले लीजिए आप। मान के चलिए कि आपके पिताजी के पास नौकरी रहा होगा, मान लेते हैं, अगर नहीं रहा हो तो दुकान करते होंगे। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मान के चलिए नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आप जो है जैसे ही नौकरी होगा तो आप विकासशील हो जाएगा। हालांकि अभी विकसित हुए नहीं हैं आप। विकसित उसको माना जाएगा जिसके पास 100 करोड़ 50 करोड़ का प्रॉपर्टी है। क्योंकि नॉर्मल आदमी के पास जो 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉपर्टी होता है, एक झटका आंधी का आ जाए जिंदगी में तो वो जो चला जाता है, ठीक है। तो वो आदमी विकसित का मतलब होता है कि ठीक ठाक इकोनॉमिक्स हो जाना, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे हो। तो विकासोन्मुख का मतलब होता है कि विकास की ओर अग्रसर है, विकसित हुआ नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, विकासोन्मुख है, विकासशील है, ठीक है, डेवलपिंग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में आय तथा धन का वितरण है, कैसा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है 48%। श्रम शक्ति का मतलब होता है लेबर जो है सेक्टर, ठीक है। कितना ज़्यादा लगा हुआ है, तो 48% जो है लेबर सेक्टर आपका कृषि में लगा हुआ है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा, प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो हम जो है मात्र एक चीज़ में जो है, चलिए किसी एक चीज़ में टॉप पे आए हैं, वो है जनसंख्या में, बेटर लक कह सकते हैं इसको। आगे कह रहा है कि भारत में जनगणना की जाती कितने सालों पे, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक 10 साल पे होता है। और जनगणना से पहले उसका इतिहास आपको पता होना चाहिए। प्रथम जनगणना जो है आपका वायसराय लॉर्ड मेयो, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1800 जो है आपका 72 में हुआ था, ठीक है। हालांकि ये जो जनगणना जो है आपका कंटिन्यू जो हुआ है 1881 से हुआ है, ठीक है। ये स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन यहाँ से फुल्ली सक्सेस हुआ नहीं था, ठीक है। 1881 में जब नेक्स्ट जनगणना हुआ, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है, वायसराय रिपन के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद जो है 10 साल के बाद कंटिन्यू जनसंख्या होते रह गया, ठीक है, और अभी तक होते रहा है जनगणना। आगे कह रहा है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36 करोड़। समझिए कि हम लोग आज़ादी के समय भी 36 करोड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अभी वीडियो देखते होंगे, उनके पास भी क्वालिटी होगा, एजुकेशन होगा, ऑलरेडी बीएड कर चुके होंगे, एमए किए होंगे, चाहे एमएससी किए होंगे, एमकॉम किए होंगे, कंप्यूटर साइंस होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन योग्यता उनके पास जो है भर भर के है, लेकिन उस लायक जो है जॉब मिल नहीं रहा है, क्योंकि सिस्टम का फेल्योर बहुत बड़ा लेवल पे है, ठीक है, आप जस्ट कह सकते हैं। तो वही जो है बेरोजगारी की स्थिति आ जाता है, जब आदमी के पास इच्छा भी है, काम करने का मन भी है, योग्यता भी, क्वालिटी भी है, लेकिन फिर भी उसको जो है काम नहीं मिल पाता। और देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मार्केट में एक ट्रेंड चला है कि इंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो है अभी चल रहा है ना, क्या उसको बोलते हैं कि अपना जो है अति बैठा लेना, स्टार्टअप करना है, ठीक है। स्टार्टअप करना कोई मजाक का खेल नहीं है। अब जो है ओरिजिनली में अगर आपका बेस बढ़िया नहीं हो, तो अब 2 दिन में स्टार्टअप का भूत जो उतर जाता है, ठीक है। तो स्टार्टअप वगैरह उसी के लिए जिसका बैकग्राउंड बढ़िया हो, जिसने पढ़ाई लिखाई भी अच्छा किया हो,
सामाजिक माहौल बढ़िया हो। क्योंकि देखिए स्टार्टअप करना अमेरिका जैसे कंट्री में नॉर्मल बात है, लेकिन आप इंडिया में करना और उसको सक्सेस करवाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में जो है तीव्र वृद्धि। तीव्र वृद्धि होने के कारण जो है जिस रेशियो में जनसंख्या बढ़ रहा है उस रेशियो में जो है आपका रोजगार जो है नहीं बढ़ रहा है, और यही जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए गांव के क्षेत्र में जाइएगा, ग्रामीण सेक्टर में, तो आपको मौसमी बेरोजगारी मिलेगा, चाहे इसको अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप गांव में जाइएगा तो जब रोपनी का समय आता है, रोपनी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, खेती वगैरह होता है, धान वगैरह का रोपनी आता है, बीछन गिराना रहता है, चाहे गेहूँ का कटाई रहेगा, तो उस समय जो है मजदूर लोग को जो है क्या करते हैं, काम मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब 2-3 महीना 4 महीना काम मिलता है और 8 महीना वो बैठा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। मौसम के अनुसार जो है रोजगार मिलता है और मौसम के अनुसार बेरोजगार हो जाता है, उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होता है कि ऐसा बेरोजगारी जो दिख नहीं रहा। गांव में जाइएगा तो आपको जो है हर आदमी काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे आर्थिक तंगी होता है। ठीक है, तो वही एक तरीके से अदृश्य बेरोजगारी है। ठीक है, और शिक्षित बेरोजगारी का तो आप खुद एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग जो भी है मार्केट में भी देख ही रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताना डिटेल में। आगे कहा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कृषि की सामयिक प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कृषि है। ठीक है, खेती पे ही ज़्यादातर अभी भी लोग बिहार में जो है आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर आश्रित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 79% भाग जो है अभी भी खेती पे आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है कृषि से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 21.1%। ठीक है, इसको कुल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं? तो ये जीडीपी होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमिहीन श्रमिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और इस जो है आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन समझाने के कारण जो है आपका जो है लंबा हो जाता है सेशन। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई थी? बिहार की जनसंख्या में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25.7% जो है आपका जनसंख्या बढ़ा था। और इतना इतना जनसंख्या बढ़ेगा तो स्वाभाविक है बेरोजगारी भी तो बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये था साथी आपका जो है टेस्ट सीरीज नंबर 2 का इकोनॉमिक्स का जो है 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा मैं डिस्क्राइब करने चला जाता हूँ, इसलिए टाइम चला जाता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे जो है 10 मिनट में 150 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन हो रहा है। आप उसको देखते देखते जो है बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन वैसे फ़ायदा नहीं होता। जीके का मतलब ही होता है आपको आगे पीछे का नॉलेज नहीं हो, तो आप जीके को दिमाग में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक कम मैजिक ज़्यादा चलता है। ठीक है, खासकर सोशल साइंस में। और साइंस वगैरह तो मैं ऐसे समझा दूंगा कि हर एक पॉइंट का जो है आपको लॉजिक दे दूंगा तो आप याद रख लीजिएगा, लेकिन सोशल साइंस ऐसे होता है जब तक आगे पीछे का आप उसका कहानी नहीं जानेगा तो नहीं टिकेगा दिमाग में। ठीक है, इसलिए आप जो है समय देकर पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि माइंड का भी एक अपना कैपेसिटी होता है। दूसरा बात, 2 गुना स्पीड में कभी वीडियो को नहीं देखना। पहली बार में एक नॉर्मल स्पीड देखिए, फिर 1.25 गुना, फिर 1.5 गुना, क्योंकि आपका दिमाग का स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तो ठीक है, तो इसको देखिए अच्छे से, और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी और आपका जो है मैथ्स का क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस आपका पीडीएफ तैयार हो चुका है, अगर जो लेना चाहते ले सकते हैं। बाकी 9th 10th का सोशल साइंस का आपका तैयार है,
साइंस का PDF तैयार है, 11-12 का आपका जो है सोशल साइंस का PDF तैयार और बहुत जल्दी जो है 6 to 8 का आपका PDF जो है तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।